बोर्ड परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आज हम फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसको ऐसे भी बोल लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर वैद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन माना जाता है, लेकिन ये मेरी 100% गारंटी है कि ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा और आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि डेरिवेशन जितने हैं इंटर में, उसमें मोस्टली 5 बातें मुख्य होती हैं, यानी कि सिर्फ 5। अब आप देखिए, हम यहां पर समझाने के पर्पज से 5 काउंटिंग लिख लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए, पहली इसमें बात क्या है, इस चित्र में जो पहली बात है, जैसे बोर्ड परीक्षा में जब आप ये आएगा तो सबसे पहले आप चित्र बना देंगे 10-15 लाइनें छोड़ के, उसके बाद ये वर्णन लिखेंगे। वर्णन को हमने 5 पॉइंट्स में अलग अलग कर लिया है। देखिए, सबसे पहली बात इसमें क्या लिखेंगे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है AB। जी हाँ, वैद्युत द्विध्रुव है AB जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। जी हाँ, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है AB जो कि के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। पहली बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात याद रखने की क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव जो AB है, इसके A सिरे पर प्लस Q आवेश और B सिरे पर माइनस Q आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है। फिर समझिए, वैद्युत द्विध्रुव AB के A सिरे पर प्लस Q आवेश और B सिरे पर माइनस Q आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है। ये दूसरी बात ध्यान रखने की है। तीसरी बात इसमें क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्यबिंदु O से R मीटर की दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति में स्थित कोई बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर एक बार सुनिए, वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्यबिंदु O से R मीटर की दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति में स्थित कोई बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात इसमें क्या ध्यान रखने की है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तथा बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ये हो गई आपकी चौथी बात। और पांचवी और अंतिम बात यह है कि प्लस Q आवेश तथा माइनस Q आवेश दोनों से बिंदु P तक की दूरी √R² प्लस L² है। अब इसको जो है दोबारा समझिए, ये सारी बातें किस तरीके से वर्णित हैं। देखिए, ये रहा वैद्युत द्विध्रुव AB। कोई भी वैद्युत द्विध्रुव हो, उसके बीच की दूरी अति अल्प 12 होती है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव है AB, उसके A सिरे पर देखिए प्लस Q आवेश है, B सिरे पर माइनस Q आवेश है। चूंकि वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से है तो बिंदु P इसकी निरक्षीय स्थिति में हो गया, और ये जो बिंदु P है, इसकी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी R है। अब देखिए, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। वैद्युत क्षेत्र सदैव धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है, यानी कि दूर की तरफ होता है, इसलिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की तरफ है E1। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। देखिए, इसका तीर का निशान इधर को लगा है क्योंकि ये आवेश निगेटिव है और वैद्युत क्षेत्र ऋण आवेश की ओर होता है। अब एक बात देखिए कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। कभी तो दिमाग में आता होगा कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इधर क्यों है, इधर क्यों नहीं, या और किसी दिशा में क्यों नहीं। देखिए, हम आपको बताएं, जैसे ये कोई लोहे की बॉल है और इसमें ये कोई हुक लगा है, और ये बॉल मान लीजिए कि 50 किलोग्राम की है, और इस हुक को 2 रस्सियों से बांधा गया है। दोनों लोग इसको खींच रहे हैं, एक इधर को खींच रहा है और दूसरा इधर को खींच रहा है, बराबर बराबर बल लगा के।
अब देखिए, जब एक व्यक्ति इसको इधर खींच रहा है, एक व्यक्ति इधर खींच रहा है, तो ये 50 किलोग्राम की भारी भरकम बॉल किधर खींचेगी? इधर, यानी कि इस पर परिणामी बल इस साइड को होगा। इसीलिए हालांकि अभी इस दूसरे चित्र में हम आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए इसका परिणामी इधर क्यों है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अब आप एक बात देखिए, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, ये एंगल देखिए थीटा है, ये इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग गई, तो ये है L, ये R, तो ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से ये वाली जो दूरी है वो भी हो गई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए, हम आपको एक बार फिर बताते हैं, जो इसमें हमने 5 बातें बताई थी जो आपको लिखनी है, कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है AB, जो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। पहली बात हो गई, वैद्युत द्विध्रुव AB के A सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा B सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। ये दूसरी बात हो गई। वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति में स्थित कोई बिंदु ये वाला, कोई बिंदु ये P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है तथा इनकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इतने ही माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। अब देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर दूसरा वाला चित्र समझाते हैं। देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण, जो हमने समझाया है वो पहले आपको लिखना है, उसके बाद यहां से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह सूत्र होता है E इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। इस सूत्र का उपयोग होगा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां निकालनी है, तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर। अब यहां से यहां तक की दूरी है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम।
और इसकी दिशा किधर है, ए से पी की तरफ। इसे समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे और दिशा है इसकी ए से पी दिशा में है। अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी E2 बराबर 1/4πε0 K Q अपॉन आर स्क्वायर। माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी भी उतनी ही है, √r² प्लस एल स्क्वायर, तो ये भी इतनी ही हो जाएगी r² प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट है उसका वर्क करेंगे तो इतनी ही बचेगी न्यूटन प्रति कूलाम। ये समीकरण नंबर 2। लेकिन इसकी दिशा किधर है, P से B की ओर। यहां लिख देंगे P B दिशा में, इस तरीके से। यहां तक तो बिल्कुल सरल है ये डेरिवेशन। अब एक बात देखिए, आप जितना मान E1 का है उतना ही मान E2 का है। चूंकि E1 और E2 के मान बराबर हैं परंतु दिशाओं में विपरीत हैं। E1 और E2 के मान बराबर हैं परंतु दिशाओं में विपरीत हैं। इस वजह से इन्हें वैद्युत द्विध्रुव AB के समांतर और लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे। जब समांतर और लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे तो लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बराबर व विपरीत दिशा में होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे और समांतर घटक एक ही दिशा में होने की वजह से जुड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होगी E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये बात समझ में नहीं आई होगी आपको, क्योंकि अभी हमने ये दूसरा वाला चित्र समझाया नहीं। अब आप देखिए, ये जो चित्र है इतना बड़ा, ये इसको जूम कर दिया गया है, ये वाला चित्र। ऐसा नहीं है कि ये वाला चित्र अलग है, इस वाले चित्र का ये देखिए जो पोर्शन है उसको बड़ा कर दिया। यहां पर देखिए ये बिंदु P है तो ये वाला बिंदु P है, ये देखिए E1 है तो ये E1 है, ये E2 है तो ये E2 है, ये E है तो ये E है। अब इसमें लंबवत घटक और समांतर घटक समझने हैं। एक बात समझिए, हम यहां पर आपको समझाते हैं, फिर ये जगह तो लिखने के लिए बाद में लिखेंगे। देखिए सभी लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर हम इससे लंब बराबर लिखना जाएं तो क्या होगा, कर्ण साइन थीटा। ये इसी तरीके से अगर हम आधार लिखना चाहें तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो इससे अगर हम आधार लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कर्ण कॉस थीटा। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बड़े काम की है सरलता से समझने के लिए। अब जरा देखिए, एक बात और समझ लीजिए यहीं पर, उसके बाद वहां चलते हैं। जैसे ये कोई आयत है और इसमें ये हमने इस तरीके से इसका विकर्ण खींच रखा है, तो जो एंगल ये वाला होगा वही एंगल ये होगा, या हम कहें जो एंगल ये होगा वही वाला एंगल ये होगा। अब समझिए इसको, यहां पर ये लंबवत घटक है E1 sin थीटा और ये रहा E2 sin थीटा। ध्यान से समझिए, ये एंगल थीटा है तो निसंदेह ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। कोण
जिस पर बना है वो आधार। जब ये एंगल 90 डिग्री है तो कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, और लंब बराबर अभी अभी हम आपको बता चुके हैं कर्ड साइन थीटा होता है। और ये क्या है, ये E2, तो ये लंब है तो क्या हो गया E2 साइन थीटा। फिर एक बार समझिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ड। बहुत सरलता से समझने के पर्पज से हम ये आपको बता रहे, अगर हमें बाय द वे लंब लिखना पड़े तो ये हो जाएगा कर्ड साइन थीटा। जब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये आधार हो गया और ये हो गया लंब। अगर हमको ये लंब लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, कर्ड साइन थीटा, और कर्ड क्या है इसमें E2, तो ये लंब क्या हो गया E2 साइन थीटा, इसीलिए ये लिखा है E2 साइन थीटा। ऊपर वाले को भी आसानी से समझते हैं, ये एंगल है थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, तो ये कर्ड, ये आधार और ये रहा आपका लंब, और लंब बराबर क्या होता है कर्ड साइन थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं E1 साइन थीटा, क्योंकि इसमें E1 क्या है कर्ड, तो इसीलिए ये लिखा है E1 साइन थीटा। चूंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर हैं, यानी इनकी वैल्यू बराबर है, लेकिन दिशाओं में विपरीत है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। बराबर क्यों है, क्योंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा में जो ये E1 और ये E2 है इनकी तो वैल्यू बराबर है, इसलिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के बराबर हैं, दिशाओं में विपरीत हैं, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब जरा जिक्र करते हैं, बहुत सरलता से समझने का ये उपाय है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ड। अगर हम इससे आधार निकालना चाहें तो आधार बराबर क्या हो जाएगा कर्ड cos थीटा। जरा देखिए, ये एंगल थीटा, ये वाला ये एंगल है थीटा। अगर हम इस पर, चलिए हम बना के देखते हैं फिर मिटा देंगे। अगर हम चाहते तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से, ये एंगल थीटा है और ये है कर्ड E1, तो ये आधार है, और आधार बराबर क्या होता है कर्ड cos थीटा, तो ये रेखा क्या हो जाएगी E1 cos थीटा, ये लिखा है E1 cos थीटा। देखिए इसी तरीके से जब ये एंगल थीटा है तो इसके लिए भी ये आधार है, तो ये आधार बराबर क्या हो जाएगा E2 cos थीटा, क्योंकि इसमें कर्ड क्या है E2, तो ये क्या हो जाएगा E2 cos थीटा। चूंकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में होने की वजह से ये जुड़ जाएंगे। फिर आप समझिए, इसको यहां पे समझाते हैं। देखिए हम बिल्कुल इस तरीके से बना ले रहे हैं, ऐसे लीजिए, ये ऐसे भी बनाया जा सकता था। ये है E1, ये है E2, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अब आप देखिए, जब ये एंगल थीटा है तो ये क्या है आधार, और आधार बराबर क्या होता है कर्ड cos थीटा, और कर्ड इसमें क्या है ये, तो क्या हो जाएगा E1 cos थीटा। अब इस एंगल की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी आधार यही है, और इसका कर्ड क्या है E2, तो क्या हो जाएगा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, इसलिए ये जुड़ जाएंगे। यानी कि जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, वो हो जाएगी E1 cos थीटा और प्लस ये E2 cos थीटा। इसीलिए ये लिखा है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, E1 की वैल्यू ये Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा प्लस E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन
समीकरण 2 से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। फिर एक बार समझ लीजिए, जब आप इतना कर लेते हैं उसके बाद आपको लिखना होगा, चूंकि E1 और E2 के मान बराबर हैं परंतु दिशाओं में विपरीत हैं, अतः इनको वैद्युत द्विध्रुव AB के लंबवत व समांतर घटकों में वियोजित करने पर जो लंबवत घटक हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये परिमाण में बराबर और दिशाओं में विपरीत हैं, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। परंतु समांतर घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने की वजह से जुड़ जाएंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसमें हमने E1 और E2 के मान रख दिए। अब आप देखिए, जो पोर्शन ये है उतना ही पोर्शन ये है। अब हम इसको इधर करेंगे क्योंकि डेरिवेशन ये थोड़ा सा बड़ा है। देखिए, जितना ये है उतना ही ये है, तो हम उसको डबल करके लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा न्यूटन प्रति कूलाम। 2 हमने यहां पे क्यों लिखा, यहां पे लिख देते, यहां पे लिख देते, भैया गुणा में है चाहे ना लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप देखिए, चित्र से वहां लिखा है 2 तो उसका कुछ लाभ मिलेगा, चित्र से cos थीटा बराबर, यहां पे देखिए cos थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है L और कर्ण क्या है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहां रखेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 2 इंटू L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और पावर 1/2। अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं और ये हमने लिख दिया न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। अब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 2QL अपॉन, यहां पे देखिए जो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है इस पे घात कितनी है 1, और ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है इस पे घात है 1/2, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं 1 और ये आधी कितनी हो जाएगी 1.5, यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और होल पावर 1.5 का मतलब 3/2 मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। अब आप देखिए, जो ये 2QL है, चूंकि 2QL बराबर होता है P, इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और होल पावर 3/2 न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखिए, चूंकि L इज लेस देन R, यानी कि L छोटा है, बहुत छोटा है, किससे R से, अतः L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, वो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K P अपॉन
एल स्क्वायर को नगण्य मान लिया, P अपॉन आर स्क्वायर और होल पावर 3/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। ये निकला है सूत्र निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात हो, वो भी लिख लेते हैं। यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात हो तो परावैद्युतांक के बराबर होता है 1। ऐसी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। जी हाँ, ये सूत्र निकला निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको एक बात यहां पर बताना चाहेंगे, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यहां निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है, यानी कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ये देखिए, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, परंतु वैद्युत द्विध्रुव के समांतर। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स के आपको ये टॉपिक भली भांति समझ में आया होगा। थैंक यू।